सुप्रभात सभी को और आज सुबह की कक्षा में आपका स्वागत है और हमारे ऑनलाइन अतिथि का भी स्वागत है। आज सुबह हमारी पहली प्रस्तुति में हम एक नज़र डालेंगे मिलियन डॉलर के सवाल पर, जो ये है कि बीमारी का असली कारण क्या है। भगवान ने लोगों को बीमार होने के लिए कभी नहीं बनाया, या आज जितने बीमार हैं, और मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो हम पहाड़ियों के आसपास दौड़ते थे और वहाँ आप जानते हैं कि हमें साल में शायद 2-4 कॉल आते होंगे। लेकिन यही एकमात्र बीमारी है जो मुझे याद है, लेकिन आज बहुत बीमारियां हैं। और इसका एक कारण है क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है, हर क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यह हमारे होठों पर होना चाहिए हर चरण में। क्या कारण है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं? नीतिवचन 26 श्लोक 2 में कहा गया है कि अकारण अभिशाप नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, बिना कारण के कोई समस्या नहीं होती, हमेशा कोई कारण होता है। और अगर कभी आपसे कहा जाए कि आप ठीक नहीं हैं, तो ये सिर्फ आप ही हैं, ये सिर्फ आपके साथ हुआ है। आपको ये कहने का पूरा अधिकार है कि यह बहुत अवैज्ञानिक है, क्योंकि हमेशा कोई कारण होता है। टोपी पहनिए और पता लगाइए कि ये चीजें क्यों होती हैं। तो अब हम ऐसा कैसे करें? इसे करने का एक तरीका है और यह महत्वपूर्ण है। इसे करने का तरीका है इतिहास को देखना, क्योंकि हम अपने जीवन में हुई हर चीज का एक संयोजन हैं। हाँ, हमारे जीन, हाँ, हम जिस परिस्थिति में पले बड़े हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक भावनात्मक, इन सब का संयोजन। इसलिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और लक्षण शरीर द्वारा कहे जा रहे हैं। माफ कीजिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? यहाँ कुछ हो रहा है। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप मेरी बात सुनें। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप जवाब दें। और फिर आप अलग अलग चीज़ें आजमाते हैं और आपके शरीर की प्रतिक्रिया आपका मार्गदर्शक होती है। आपके शरीर की प्रतिक्रिया आपको बताती है कि ये करना अच्छी बात है। नहीं, ऐसा दोबारा मत करो। और हाल ही में मेरे हाथ में चोट लग गई है। सुनो, और यह हाथ मुझे बताता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। ये बहुत सरल है। मेरा मानना है कि हर किसी को अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपका शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है या चीज़ों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और सिर्फ मेरा हाथ ही मुझे बता सकता है कि क्या चोट लगी है और क्या नहीं। इसलिए मैंने सुना, और यह कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग खो चुके हैं। सुनने की कला। अगर आपका शरीर बोलता है तो कृपया सुनें। और अगर आप पहली फुसफुसाहट नहीं सुनते हैं तो शरीर चीखना शुरू कर देगा। और जब ये चीखना शुरू करेगा तो यह नुकसान कर रहा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आज दुनिया में उपचार की 2 मुख्य प्रणालियों पर एक नज़र डालना चाहूँगा। एक डर पर आधारित है और दूसरी आस्था पर आधारित है। तो आइए डर प्रणाली पर एक नज़र डालें। ये डर प्रणाली इस तथ्य पर आधारित थी कि हमें बनाया नहीं गया था, हम विकसित हुए। और क्योंकि हम विकसित हुए तो हम ठीक नहीं कर सकते, और क्योंकि हम ठीक नहीं कर सकते तो हमें अपने शरीर में कुछ ऐसा लाने की ज़रूरत है जो इसे ठीक करे। और इसलिए जो बनाया गया है वो दवा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा कि आज दवा एक धोखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संकट में दवा किसी की जान बचा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दवाएं आपको ठीक नहीं कर सकती। वे वास्तव में आपको कभी ठीक नहीं कर सकती। वे लक्षणों को छिपा सकती हैं, वे वास्तव में कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन वे आपको ठीक नहीं करती, क्योंकि केवल एक ही चीज़ है जो ठीक कर सकती है, और वो है शरीर। और जब आप बीमार होते हैं और आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है, तो आपको विश्वास की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि यह विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक ऐसे शरीर में रहता हूँ जिसे बनाया गया था और इसे ठीक करने के लिए बनाया गया था। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है कि जब भी किसी शरीर को कोई चोट लगती है, तुरंत ही अविश्वसनीय प्रणालियाँ सक्रिय हो जाती हैं उस शरीर को ठीक करना शुरू करने के लिए। हम ठीक करने के लिए बनाए गए थे। और जब हम ठीक नहीं होते हैं तो शायद कोई चोट लगी हो। दवाएं नहीं, जड़ी बूटियां। भगवान ने जड़ी बूटियां भी बनाई हैं
और जड़ी बूटियां मानव शरीर के साथ काम करती हैं, वे मानव शरीर के साथ मिलकर उपचार करती हैं। ये सच है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तथ्य पर संदेह है कि जब आप खुद को काटते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अगर आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और अगर कोई कट है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी ज़रूरत होती है। इसे साफ करने की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ गंदगी है तो उसे धोने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सामान्य ज्ञान है और फिर इसे एक साथ रखने की ज़रूरत होती है। क्या ये सही नहीं है? अगर कोई कट है तो इसे एक साथ रखने की ज़रूरत है ताकि वे कोशिकाएं जुड़ना शुरू कर सके, ताकि वो कट ठीक हो सके। तो हम इसे एक साथ कैसे जोड़ते हैं? अच्छा पुराना तरीका था पाइन पिच डालना। आप अभी भी पाइन की बोतलें खरीद सकते हैं। पिच, आप पाइन पिच डालते हैं और वहाँ वो पिच सूख जाती है और वास्तव में सब कुछ खींच लेती है। इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं, काफ़ी अच्छा पपड़ी बनाता है। उस सिलाई, इसे एक साथ सिला जा सकता है या कभी कभी सिर्फ प्लास्टर चिपकाया जा सकता है। इसे बटरफ्लाई क्लिप कहा जाता है। इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें उस कट को ठीक होने की ज़रूरत होती है और अगर आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। हमने 3 अक्षरों वाले शब्द को देखा है और 2 अक्षरों वाले शब्द को। अब हम एक अक्षर वाले शब्द को देख रहे हैं और वह है मैं। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं ही चुनता हूँ कि मैं क्या करूँ या अपने शरीर के साथ क्या न करूँ। अगर मुझे कोई कट लग जाए तो मैं चुन सकता हूँ कि मैं उसमें पाइन पिच डालूं, जब मैं जाकर उसे सिल दूं। जब मैं खाना पकाऊं तो उस पर चिपकने वाला प्लास्टर लगाऊं। और बेशक इससे बहुत दर्द होता है और आपके शरीर की प्रतिक्रिया ही आपको ये बताती है। यह एक अच्छा तरीका है। ईश्वर की सरकार स्वतंत्रता की सरकार है और स्वतंत्रता स्वतंत्र चुनाव पर आधारित थी या है, और ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को सम्मान दिया है। अधिकार चुनने की क्षमता। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये चुनने का अधिकार। हम कब खाते हैं, कब पीते हैं, मैं इस टूटे हुए हाथ से कैसे निपटता हूँ। और इसलिए जब मैं दिसंबर की शुरुआत में चट्टानों पर फिसल गया और मेरा शरीर ऊपर गया और कलाई पर आ गया और दर्द बहुत ज्यादा था और मेरी कलाई की बनावट ने मुझे बताया कि मुझे थोड़ी और मदद की ज़रूरत है, और इसलिए मैं अस्पताल गया। और मैं आर्थोपेडिक सर्जन का आभारी हूँ जो मेरी हड्डी को खींच पाया और एक्सरे से पता चला कि मेरी हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है और संरेखण से बाहर है। और आर्थोपेडिक सर्जन के कौशल के लिए भगवान का शुक्रिया और दर्द निवारक दवा के लिए भगवान का शुक्रिया जो मेरी बाह में डाली गई, जिससे वो उसे अपनी जगह पर खींच पाया और अगले एक्सरे से पता चला कि वह अपनी जगह पर थी। मैंने सर्जन से कहा कि मेरे पति आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसलिए ये काफ़ी था। और बेशक जब मैं घर आया तो मैंने देश की नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि देश एक अद्भुत जड़ी बूटी है जिसमें विकास उत्तेजक है और इसका नाम बुनना हड्डी है। और यहाँ हम 8 सप्ताह बाद हैं और हाँ, एक्सरे से पता चला कि वो हड्डी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ और तो और यहाँ मैं थोड़ा अधीर हूँ। ठीक होने में समय लगता है। 6 सप्ताह तक मेरा हाथ प्लास्टर में था। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन के सबसे लंबे 6 सप्ताहों में से एक था। अब ये लंबा नहीं लगता, लेकिन उस समय ध्यान रहे कि मैंने इसे थोड़ा पहले ही निकाल लिया था। मैंने इसे स्थिर रखा, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उन जड़ी बूटियों को समय पर लगाया। और यह कुछ ऐसा है जो हम में से बहुत से लोग उस शरीर को समय नहीं देते। मेरी बेटी जब वो लगभग 5 वर्ष की थी, उसने कहा, माँ मैं 1 मिनट में बड़ी हो जाऊंगी। अब हम जानते हैं कि वो 1 मिनट में बड़ी नहीं हुई। अच्छा, मैं 1 मिनट में ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन यह 1 मिनट में ठीक नहीं होता। जब प्लास्टर पहली बार हटा, मैं अपनी उंगलियों को मुश्किल से मोड़ पाती थी और अब मैं उन्हें इस तरह मोड़ सकता हूँ। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। अब मैं अभी भी अपनी पूरी कलाई तक पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे धैर्य रखना होगा, कुछ ऐसा जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसमें समय लगता है जैसे, लेकिन एक बच्चा बढ़ता है जैसे एक पौधा बढ़ता है। इसलिए इस तरह हम धीरे धीरे ठीक होते हैं और हम इन 2 प्रणालियों को चुनते हैं। और भगवान ने 2 तीमुथियुस 1 श्लोक 7 में कहा कि मैंने तुम्हें भय का प्रसार नहीं दिया है, लेकिन शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है।
आप जानते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग क्या करता है? यह विचार करता है। यह विचार करता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सही परिस्थितियों में काम करने की ज़रूरत है। और इसे थोड़ा समय देना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 1 और महीने में मैं पूरी मुट्ठी बना पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि 1 और महीने में यह अंगूठा उस छोटी उंगली को छू सकेगा। अभी नहीं, मुझे बस इसे थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। ये ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले यह मेरी दूसरी उंगली को भी नहीं छू पाया था। इसलिए अगर आप इसे देख सकते हैं तो प्रगति है, यह विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे एक अविश्वसनीय शरीर पर विश्वास है, जिसे ठीक करने के लिए बनाया गया था। वे फल हैं, वे 2 प्रणालियां हैं। और हम चुनते हैं, क्योंकि यह हमारा ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि हम चुनें। हम अपने शरीर के साथ क्या करें, हमारे शरीर में क्या जाए और हमारे शरीर में क्या न जाए। और ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने मुझे बताया कि वो क्या करने वाला था, और यह मेरी मर्जी थी कि मैं उसे ऐसा करने दूं या नहीं। मैं अपनी हड्डियों को संरेखित करना चाहता था। जब वे हड्डियां संरेखित होती थीं तो ये दिलचस्प होता था। मुझे अब दर्द नहीं होता था। आप देखिए, जब मैं समुद्र तट पर अपनी बांह पकड़े बैठा था तो वो बहुत तेज दर्द, जिसने मुझे बताया कि यह गंभीर है, ये गंभीर है, मुझे जाना होगा और इसे ठीक करने के लिए थोड़ी मदद लेनी होगी। लेकिन आज चिकित्सा में कई लोगों को बताया जाता है कि वे बीमार हैं उनके जीन के कारण। इसलिए मैं जीन पर नज़र डालना चाहूँगा। मैं जीन की भूमिका पर नज़र डालना चाहूँगा। मैं जीन पर नज़र डालना चाहूँगा, बीमारी का असली कारण। और हम वहाँ जाएंगे जहाँ हम इस सप्ताह कई बार जाएंगे, जिसे मैं सीबीडी कहता हूँ, मानव शरीर का केंद्रीय व्यावसायिक जिला। कोशिका का अंदरूनी कामकाज है, इसलिए कोशिका के नाभिक के ठीक अंदर डीएनए होता है। और डीएनए आनुवंशिक कोड है जो हमारी आंखों का रंग निर्धारित करता है, हमारी त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग। भले ही मैं अभी 70 की हो गई हूँ, मेरे बाल अभी भी भूरे हैं, क्योंकि मेरे पिता 92 की उम्र में ज्यादातर काले बालों के साथ मर गए थे। थोड़े भूरे बाल मेरी माँ 51 की उम्र में भूरे बालों के साथ मर गईं। इसलिए मेरे जीन के दोनों तरफ, और हमें अपनी माँ से 23 गुणसूत्र मिले हैं, हमारे पिता से 23 गुणसूत्र। इसलिए मेरे दोनों तरफ हम भूरे नहीं हैं। मेरे पति गोरे हैं और उनके माता पिता दोनों 50 की उम्र में गोरे थे। डीएनए एक आकर्षक चीज है, और अगर आप डीएनए को फैलाते हैं तो ये 2 मीटर लंबा हो सकता है, और इसमें बहुत सारी जानकारी है। अगर आप डीएनए में मौजूद सारी जानकारी को वर्णमाला भाषा में पेपरबैक किताबों में डाल दें तो यह चांद पर जाकर वापस आ जाएगा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। यह एक गहन पुस्तकालय की तरह है, और यह डीएनए हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बना है। बाहरी किस्में पॉलीसेकेराइड से बनी हैं, तो पॉलीसेकेराइड का मतलब मूल रूप से बहुत सारी शर्करा है, और हम जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत सारी शर्करा से बना होता है। आप जो जूस पी रहे हैं, आप इस समय तरल भोजन ले रहे हैं, ये बहुत सारी शर्करा से बना है। ये बाहरी किस्में हैं। अंदर की पट्टियां अमीनो एसिड से बनी हैं, और अमीनो एसिड प्रोटीन से टूटकर बनता है, जिसे हम खाते हैं, और आपको प्रोटीन आपके प्रोटीन ड्रिंक्स में मिल रहा है। कल वो प्यारा भोजन जिसके बारे में आप शायद अगले 2 दिनों तक सपने देखते हैं, वो सूरजमुखी के बीज के साथ सूरजमुखी बर्गर, थोड़ा टोफू है। वहाँ पौधे का प्रोटीन है, और वे सभी खनिजों द्वारा एक साथ चिपके हुए हैं। खनिज सचमुच हमें एक साथ चिपकाते हैं। पाखंड ने कहा, भोजन को अपनी दवा और दवा को अपना भोजन बनने दो। और वह नहीं जानता था कि मैंने अभी तुम्हें क्या दिखाया है, कि हमारा डीएनए हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बना है। हम जो कुछ भी करते हैं वो इस तथ्य को नहीं बदल सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि मैं गोरी चमड़ी वाला हूँ, नीली आंखें और भूरे बाल, लगभग 5 फुट 2। तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि मेरी माँ 51 साल की उम्र में रूमेटॉइड गठिया के साथ व्हीलचेयर पर अपंग होकर मर गई। यह एक छोटा कदम लगता है, लेकिन हालांकि मैं अपनी त्वचा का रंग नहीं बदल सकता, अपनी ऊंचाई, मैं अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जीन बदल सकता हूँ। क्या यह अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि आपने शायद देखा होगा मैं अपंग नहीं हूँ।
महिलाओं के आघात गठिया के साथ व्हीलचेयर पर, और मैं 51 से बहुत आगे हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हालांकि आनुवंशिकी बंदूक लोड कर सकती है, लेकिन जीवनशैली ही ट्रिगर खींचती है। मेरी माँ को एहसास नहीं हुआ कि वो जो बहुत सी चीजें कर रही थी वो वास्तव में उसे गठिया को बढ़ावा दे रही थी। बहुत से लोग अज्ञानता के कारण बीमार हैं, यह एहसास नहीं कि उनकी जीवनशैली, यहाँ तक कि वास्तव में आपकी भावनात्मक स्थिति, यहाँ तक कि हम जो सोचते हैं, निश्चित रूप से हम क्या खाते हैं और पीते हैं, हमारे जीन को चालू या बंद कर सकते हैं। इसलिए मैं वंशानुगत जीन के साथ पैदा हुआ हूँ रूमेटोइड गठिया की ओर, लेकिन मुझे यह नहीं है। लेकिन मुझे कुछ सालों से अंगूठे में दर्द है और मैं हर रात उस पर कैसल कंप्रेस पहनता हूँ और यह ठीक है। और इसलिए जब उन्होंने मेरी कलाई का एक्स-रे किया, मैंने पूछा कि क्या आपको उस अंगूठे पर कुछ दिखाई दिया, क्योंकि यह प्रतिक्रिया करने में थोड़ा अधिक समय ले रहा है। हालांकि यह प्रतिक्रिया कर रहा है और डॉक्टर ने कहा ओह, थोड़ा सा वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और मैंने सोचा आहा, मुझे पता था कि वहाँ कुछ था और मैं बहुत खुश था कि मैं इतना खुश क्यों था, क्योंकि मैं अभी 70 साल का हुआ हूँ और मेरे पास बस इतना ही है। मेरी माँ व्हीलचेयर पर एक अपंग थी, आनुवांशिक स्लाइड गम, लेकिन ट्रिगर खींचने के लिए जीवनशैली है और उस अध्ययन को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। हमारे जीन पर हमारी जीवनशैली का प्रभाव, हम वास्तव में उन जीन्स को चालू या बंद कर सकते हैं। हम जो खा रहे हैं और पी रहे हैं उससे यह अच्छी खबर है। इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या प्रभावित करता है, इन जीन को क्या प्रभावित करता है वास्तव में पूरे सप्ताह इसे देखते हुए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमें कमजोरियाँ क्यों विरासत में मिलती हैं, और हमें ऐसे गवाह विरासत में मिलते हैं जो डीएनए में होते हैं। इसलिए यह एक संदेश है जो आता है, यह मेरे जैसा है। मेरे पिता को जीवन भर अस्थमा था। 50 की उम्र में उन्होंने इसे जीत लिया जब उन्होंने डेयरी खाना बंद कर दिया। जब उन्होंने डेयरी खाना बंद कर दिया, उन्हें अस्थमा होना बंद हो गया। मैं 5 बच्चों में से एक हूँ। पहले 4 को अस्थमा नहीं था, 5वां गंभीर अस्थमा था। मैं याद है एम्बुलेंस हमारे घर आई और मेरी छोटी बहन को अस्पताल ले गई, उसे गंभीर अस्थमा था। मेरे 6 बच्चे हैं, मेरा 5वां बच्चा अस्थमा से पीड़ित है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ड्रॉ की कमी है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे वर्णित करते हैं, लेकिन कभी कभी जीन काम आते हैं और कभी कभी नहीं आते। और हम एक दूसरे को देखते हैं, हम अपने भाइयों और बहनों को देखते हैं, हमारे बच्चों, हमारी भतीजियों को, ओह, उन्हें अपने पिता के पैर मिले हैं, उन्हें अपनी माँ की नाक मिली है, सभी तरह के दिलचस्प तरीकों से। मेरी बहन ने 40 साल की उम्र में अपने अस्थमा पर विजय प्राप्त की जब उसने आखिरकार डेयरी और रीज को छोड़ दिया। लेकिन मेरे बेटे पीटर, हमने 2 और 1.5 साल की उम्र में उसके अस्थमा पर विजय प्राप्त की और उसे गंभीर शारीरिक अस्थमा का पता चला। निश्चित रूप से कोई भी डेयरी बंद कर दी, हमने निश्चित रूप से कोई भी गेहूं बंद कर दिया। लेकिन मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास भी गया और मैंने पाया कि पानी के उपचार और जड़ी बूटियां जो मैं उसे दे सकता था। उसे अपना आखिरी अस्थमा का दौरा 19 साल की उम्र में पड़ा था। 2 मुझे बहुत खुशी है कि आनुवंशिकी बंदूक लोड करती है इस जीवनशैली में जो ट्रिगर खींचती है। इसलिए सप्ताह के अंत तक आपको इस सप्ताह क्रैश कोर्स मिल रहा है, शरीर की देखभाल कैसे करें, इस पर क्रैश कोर्स। वास्तव में मुझे लगता है कि यह कल रात है। हम दालों पर नज़र डालने वाले हैं और मुझे लगता है कि बुधवार की रात जड़ी बूटियां। मुझे लगता है कि एक और रात पानी पर नज़र डालेंगे। उपचार, बस सरल चीजें जो आप लक्षणों को कम करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, आप देखना शुरू करेंगे कि कैसे ये शरीर की मदद कर रहा है, क्योंकि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। कभी कभी इसे बस कुछ तरीकों से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। इसलिए मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या डीएनए को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर हमारा शरीर खुद को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ये जीन के कारण है, ये डीएनए में क्षति के कारण है। तो क्या नुकसान होता है? डीएनए क्षति का 92% हमें बताया जाता है कि यह खनिज की कमी के कारण होता है।
डॉक्टर रॉबर्ट थॉम्पसन द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है कैल्शियम लाई। यह एक आकर्षक किताब है। वो एक मेडिकल डॉक्टर है जो चिकित्सा से बाहर निकलने वाला था। क्योंकि लोग ठीक नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने पोषण पाठ्यक्रम करने का फैसला किया और उसकी आंखें खुल गई। 92% डीएनए क्षति खनिज की कमी के कारण होती है, जिसने वास्तव में डॉक्टर रॉबर्ट थॉम्पसन की आंखें खोलीं। वो ये था कि आज हम जो खाना खाते हैं उसमें वे पोषक तत्व नहीं होते जो 80 साल पहले हुआ करते थे। उसमें आज के मुकाबले 2 गुने पोषक तत्व होते हैं। वास्तव में कुछ आंकड़े 80% अधिक पोषक तत्व दिखा रहे हैं। और यह खनिज की कमी है, तो खनिज की कमी का कारण क्या है? अच्छा, अगर मिट्टी की कमी है तो पौधों में कमी है, तो पौधे खाने वाले लोगों में भी कमी होगी। तो ये कमी क्यों है? हमें हर कदम पर यह पूछना चाहिए कि क्यों। ये क्योंकि एक ही फसल उगाई जाती है साल दर साल। जब कोई फसल जमीन में जाती है तो वो मिट्टी से पोषक तत्व निकालती है ताकि वो बढ़ सके, मकई और सेब पैदा कर सके। या और अगर आप उन पोषक तत्वों को प्रतिस्थापित नहीं करते तो सेब और मकई में जो नहीं है उनके पास नहीं है। यह मूल रूप से खनिज है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति उस पौधे को खाता है तो उसे वो खनिज नहीं मिल रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। एक जैविक किसान हमेशा मिट्टी को खाद देगा फसलों के बीच, और वे इसे ज्यादातर खाद से खिलाएंगे। और हम खाद के बारे में थोड़ी और बात बाद में करेंगे। इसलिए खनिज की कमी, हाँ, पौधों के स्रोत की कमी। जिन पौधों में कमी है उनमें भी कमी होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जैविक टमाटर आपको पारंपरिक रूप से उगाए गए टमाटर की तुलना में 9 गुना आयरन देगा, क्योंकि जैविक खेती मिट्टी को पोषण देती है ताकि पौधे को पोषण मिले। लेकिन जो भी हो रहा है वो ये है, लोग ऐसी चीजें ले रहे हैं जो कैफीन से खनिजों को बाहर निकाल रही हैं। कैफीन कुछ काम करता है। कैफीन मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित करता है, और हम इस पर थोड़ा और विचार करेंगे मुझे लगता है कि बुधवार के व्याख्यान में। और इसीलिए लोग कॉफी का एक कप पीने पर अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि यह संकट प्रतिक्रिया का कारण बनता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित करता है। लेकिन मैं विशेष रूप से खनिजों के बारे में ये देखना चाहता था कि यह खनिजों को बाहर निकालता है, विशेष रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम। और हड्डियां और दांत बहुत कम उम्र में ही खराब हो रहे हैं। आज खनिज की कमी बहुत बड़ी है। क्या कैफीन उन खनिजों को बाहर निकाल रहा है? आप देखते हैं कि यह शरीर के लिए एक विष है, और इसलिए शरीर इसे शांत करने के लिए खनिज देता है। लेकिन क्योंकि यह मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित करता है, ये डीएनए में कुछ नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप एक जोड़े को एक कपिंग करते हुए देख सकते हैं। दिन में 2 कप कॉफी, शायद एक कोक। आपके पास यहाँ क्या है? डॉक्टर पेपर या शायद चॉकलेट। अगर ये दिन ब दिन हो रहा है तो वह जोड़ा गर्भधारण करेगा और एक बच्चा पैदा करेगा, और उस बच्चे में ऑटिज्म की प्रवृत्ति हो सकती है, ध्यान घाटे का सिंड्रोम, क्योंकि वे एक जीन के साथ पैदा हुए हैं जिसने मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित किया है। और वे आपको कॉफी पैकेट पर यह नहीं बताते क्या वे जो खनिजों को चूसता है वो परिष्कृत चीनी है। गन्ने में कुछ भी गलत नहीं है। गन्ने में वास्तव में खनिजों की अविश्वसनीय मात्रा होती है, लेकिन इसमें लगभग 2 इंच खाने में आधा घंटा लगता है। लेकिन कोका कोला के एक कैन में 10 मीटर गन्ना होता है, यानी 10 चम्मच चीनी। इसलिए यह एक अत्यधिक जहरीली दवा है। वास्तव में यह इतनी जहरीली है कि जब यह आपके शरीर में जाती है तो ये रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाती है, जिसका मतलब है कि अब बहुत तेजी से इंसुलिन को उच्च मात्रा में रिलीज करना पड़ता है, और फिर इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, और फिर यह बहुत कम हो जाता है, और फिर व्यक्ति को कुछ और चीनी मिलती है, और इसलिए आपको यह विप्लैश होता है, और यह अग्न्याशय को खराब करता है। अब हमारे पास एक कमजोर अग्न्याशयी जीन है। आज हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्हें मधुमेह है। 18 महीने की उम्र में वे ग्रह पर इतने लंबे समय तक नहीं रहे हैं कि अग्न्याशय को नुकसान पहुंचा सके। वे एक कमजोर अग्न्याशयी जीन के साथ पैदा हुए हैं। शायद यह माता पिता की चीनी की आदतों के कारण है, और इसलिए चीनी निश्चित रूप से अग्न्याशय में कमजोर डीएनए का कारण बन सकती है, विशेष रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन ये खनिजों को भी बाहर निकालती है। एक लेखक ने कहा, चीनी शरीर से बाहर निकल जाती है। जब यह अंदर गई थी
उससे बेहतर पोशाक यह नग्न अवस्था में अंदर गई थी। कुछ भी नहीं, कोई भी खनिज नहीं। यह वीडियो रेस्टलिन द्वारा प्रायोजित है। रेस्टलिन तनाव को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी समाधान है। नियमित उपयोग तनाव के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाता है, थकान और थकावट जैसे लक्षणों को कम करता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक अवयवों से बना रेस्टलिन तनाव से संबंधित समस्याओं की जड़ को लक्षित करता है। रेस्टलिन उन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने तनाव, चिंता या घबराहट का अनुभव किया है और राहत की तलाश कर रहे हैं। उपयोग के पहले दिन से ही सकारात्मक प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। रेस्टलिन को आजमाने और आज ही अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अभी QR कोड स्कैन करें। कोई खनिज नहीं है, यह एक शुद्ध अम्ल है, वो सफ़ेद चीनी है। और जब यह आपके शरीर से बाहर आती है, यदि आप अपने मूत्र का परीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि मूत्र में कैल्शियम और मैग्नीशियम है। और जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस क्या कहते हैं। आज विशेष रूप से ऐसी संस्कृतियां हैं, इस पर ब्लू जोन पुस्तक में टिप्पणी की गई थी। जो 100वीं परत तक जीवित हैं, कोई ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य है। हाँ, वे थोड़ी उम्र बढ़ गई है लेकिन वे अभी भी सक्रिय हैं और वे अभी भी स्वस्थ हैं। मुझे लगता है कि ओकिनावा के लोग, जो एक जापानी द्वीप है, और मुझे लगता है कि सार्डिनियन पहाड़ों में रहने वाले इतालवी और 7 गोताखोर, वे 3 हैं जो ब्लू जोन में शीर्ष स्थान पर हैं, जिसका अर्थ है कि वे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। जब 3 सामान्य विभाजक थे, वे बहुत सक्रिय हैं। दूसरा सामान्य विभाजक ये है कि वे भोजन को उसके प्राकृतिक रूप में खाते हैं। राज्य ये परिष्कृत नहीं है, नहीं निर्जीव है। उनमें से कुछ मांस खाते हैं और अगर वे खाते हैं तो यह आहार का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है। और दूसरा तीसरा ये था कि वे बहुत सामाजिक हैं। हम सामाजिक लोग हैं और यह हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या है एक और जो शरीर से खनिजों को बाहर निकालता है? वो है शराब। शराब एक जहरीला जहर है। ये 15 साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी किया। मैंने तब से यह बयान नहीं देखा। इसमें कहा गया है कि शराब की कोई सुरक्षित खुराक नहीं है। यह जहरीला जहर है। आज भ्रूण शराब सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चे, माता पिता से जो सप्ताह में 1-2 बार भी शराब पीते हैं, आप देखते हैं कि शराब सीधे तौर पर यकृत और मस्तिष्क को प्रभावित करती है और खनिजों को बाहर निकालती है। दूसरा है तंबाकू। बच्चे और आज उनके फेफड़ों में कम एल्वियली के साथ पैदा हो रहे हैं। वे कभी धूम्रपान किए बिना भी NYSEMA विकसित कर सकते हैं। ये ऐसे जहर हैं जो शरीर से खनिजों को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या आप देख सकते हैं कि आज क्या हो रहा है? DNA के टूटने का एक और कारण या DNA में नुकसान बहुत बड़ा है। एक है खनिजों की कमी और साथ ही इन विषाक्त पदार्थों से होने वाला नुकसान। नुकसान होने का एक और कारण है आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ DNAOT 2 अलग अलग प्रजातियों का परिणाम है जो एक साथ जुड़ते हैं इस उम्मीद में कि वे एक टमाटर बनाते हैं जो बर्फ में उगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में ये टमाटर, जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, उसमें कई केंद्र हैं। इसकी आणविक संरचना वैसी नहीं है जैसे कि एक टमाटर जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं किया गया है, और इसलिए ये हमारे DNA को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने 20 साल पहले एक कानून पारित किया। मुझे लगता है कोई भी रूसी जो आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ उगाता है, उसे आतंकवादी माना जाना चाहिए। और यह और वह रूसियों को जमीन भी दे रहा है जो जैविक गैर GMO खाद्य पदार्थ उगाएंगे। अब ये कुछ ऐसा है जो अखबार में नहीं आया है। क्या ऐसा नहीं है? रूस के बारे में बहुत सी बातें हैं जो अखबार में आती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस अखबार में पढ़ी गई किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। आज ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में DNA को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तक पहुंच।
हम विद्युतीय लोग हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो हम सभी के पास मौजूद उपकरणों से निकल रहा है। फोन, वह आईपैड और वह कंप्यूटर, यहाँ तक कि वे हाथ से मुक्त फोन भी हैं। वे अब काफ़ी ऊंचे हैं, हम सभी के पास हैं और हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं व्हाट्सएप पर अपने परिवार के साथ बातचीत कर सकता हूँ। जब मैं चला जाऊं, लेकिन कोशिश करें और इसे अपने शरीर से दूर रखें। जब आप सो रहे हों तो इसे अपने बेडरूम से बाहर रखें। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है और इसमें डीएनए को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। बच्चों के संपर्क में आने पर विशेष रूप से सावधान रहें। बहुत से लोग बच्चों को चुप रखना आसान है, उन्हें डिवाइस देकर। जब तक आप उनसे डिवाइस छीनने की कोशिश नहीं करते, तब तक वे शांत रहते हैं। आप जानते हैं, बाहर रेत के गड्ढे में खेलने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ लैपटॉप रखने की सबसे खराब जगह है। क्या आप नहीं जानते, वो आपकी गोद में है। परिवार के गहनों की रक्षा करें। शुक्राणुओं की संख्या कम होने में योगदान दें और पुरुषों में लिंग की शिथिलता। लैपटॉप रखने वाली लड़कियों में गर्भपात में भी योगदान दें। आप जानते हैं कि 10, 11 क्योंकि अंडे विकसित हो रहे हैं। और मैं एक स्तन सर्जन के बारे में पढ़ रहा था और उसने कहा कि यह चिंताजनक है। युवा महिलाओं की संख्या जो स्तन कैंसर से पीड़ित हैं, स्तन में, जहां वे फ़ोन को अपनी स्पोर्ट्स ब्रा में रखती हैं। आप आज ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा भी खरीद सकती हैं जिसमें जेब हो, जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकें। और मुझे आश्चर्य है कि 40-50 वर्ष की आयु के लोगों में कितने हिप रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। 05-51। आमतौर पर हिप रिप्लेसमेंट 70 साल की उम्र में होता है। अरे, फ़ोन को हिप पॉकेट में रखें, ठीक उसी जगह जहां फीमर श्रोणि में जाता है। तो हाँ, इसे अपने शरीर से जितना हो सके दूर रखें। साथ ही आज हम जितने रसायनों के संपर्क में हैं, उतने ही रसायनों के संपर्क में हैं जितनी पीढ़ी पहले कभी इस ग्रह पर रही है। अच्छी खबर यह है, और हम कल भी इससे गुजरेंगे, कि हमारे पास भगवान द्वारा बनाया गया एक लीवर है जो हमें डिटॉक्स करने की क्षमता रखता है। क्या यह अच्छी खबर नहीं है? और हम आपको वे परिस्थितियां दिखाएंगे जिनकी जरूरत है ताकि हम पर्यावरण के शोर से मुक्त हो सकें। आपने यहाँ आकर अच्छा फैसला किया है। स्प्रिंग्स रिट्रीट में रहने के लिए, जहां आप 2 दिन के डिटॉक्स से गुजर रहे हैं, जो प्रभावी रूप से धीरे धीरे आपके शरीर से कुछ रसायन बाहर निकलने लगेंगे। अनुमान है कि हम हर साल 100,000 नए रसायनों के संपर्क में आते हैं। ये डरावना है न? पड़ोसी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। हम अपने कपड़ों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आज ऐसे कपड़े हैं जो रासायनिक प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। और वो है, जब मैं छोटी लड़की थी तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक सब कुछ सूती था, सिवाय सर्दियों में हमारे पास ऊनी जंपर होता था। क्या कोई कांटेदार नहीं था? भगवान ने हमें कभी छुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास सूती कपड़े थे। शर्ट के नीचे ऊनी जंपर बहुत से निडेन तरीकों से आ रहा है। वो है रसायन अपने कपड़ों में। क्या है? इस बारे में जागरूक होना बंद करें। आपके शरीर को छूने वाली किसी भी चीज़ में क्या है, खासकर महिलाएं, क्योंकि पुरुषों के ज़्यादातर कपड़े सिर्फ सूती होते हैं, लेकिन महिलाएं सुंदर चीज़ें पसंद करती हैं। बहुत सी सुंदर चीज़ें उन रसायनों से बनती हैं जो हम कपड़ों को थोड़ा और देखते हैं दूसरे व्याख्यान में, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कई छिपे हुए तरीके जिनसे हम रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर नज़र डालें। इसके अलावा जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है वो है फफूंद। फफूंद में ये क्षमता होती है और हम इसे प्रकृति में देखते हैं। ये पौधों के डीएनए में मिल सकता है, यहाँ तक कि एक घोंघा भी होता है। जब फफूंद इस घोंघे में घुस जाती है तो उसके छोटे एंटेना लंबे हो जाते हैं और उनमें रंग आ जाता है। क्या यह मनुष्यों के साथ भी होता है? हाँ, ये वास्तव में एक संभावना है। और फफूंद ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। एहसास है कि ये कितना खतरा है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर घर में फफूंद लगी है
तो आपको उसे साफ करना होगा, मोटा को बाहर निकालना होगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर घर पत्थर से बने होते थे। मोटा को साफ करें, फिर से मोटा को धोएं, फिर घर को बंद कर देना था। और फिर वे 2 हफ्ते बाद वापस आते हैं। अगर वे इसे खोलते हैं और फफूंद फिर से उग आई है, तो उन्हें घर को तोड़कर ले जाना पड़ता है। बाइबल में पुराने दिनों में ये कहा गया था कि इसे शहर के बाहर किसी गंदी जगह पर ले जाएं। अच्छा, घर को नष्ट करना पड़ा। यह एक जहरीली चीज है, क्योंकि बहुत से लोग अपने खतरे को नहीं समझते। फफूंद का खतरा। फफूंद क्या है? यह एक सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म का मतलब है कि आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जीव का मतलब है कि यह जीवित है, और सूक्ष्मजीव हर जगह हैं। वास्तव में शरीर में कोशिकाओं की तुलना में 10 गुना अधिक सूक्ष्मजीव होते हैं, और हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, और हमारे जठरांत्र संबंधी मार्ग में शरीर के किसी भी अन्य भाग की तुलना में 10 गुना अधिक सूक्ष्मजीव होते हैं। और जब भी कोशिका क्षति होती है तो इन सूक्ष्म जीवों में भूमिकाएं बदलने की क्षमता होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्ली है, और शायद बिल्ली पेड़ से गिरकर मर जाती है। बिल्ली के साथ क्या होता है? ये सड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, और इसके सड़ने का कारण क्या है? ये वास्तव में कोशिकाओं में होता है। एक बार जब आप अंतिम मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं तो कोशिका क्षति निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। ये टूटना शुरू हो जाता है, और इन सूक्ष्म जीवों में अब भूमिकाएं बदलने की क्षमता होती है। वे सफाई करने वाली टीम बनने लगते हैं, या जैसा कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा, हम उन्हें कचरा संग्रहकर्ता कहते हैं। यही पृथ्वी ग्रह पर उनकी भूमिका है। मुझे लगता है कि यहाँ अमेरिका में आप इसे कचरा कहते हैं। क्या ये सही है? अभी भी कचरा संग्रहकर्ता। उनका नाम क्या है? उनका नाम बैक्टीरिया है। बस यही है, बैक्टीरिया यही है। यह वही है जो बैक्टीरिया करता है। इसका ग्रह पर एक रोल है, ये कचरा साफ करना है। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है, सूक्ष्मजीव भी बदलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया पदार्थ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जीव यही कर रहे हैं, ये जीवन चक्र में उनकी भूमिका है। उनकी भूमिका पदार्थ को तोड़ना है और इसे वापस धूल में लाना है। हाथ काम नहीं करता है, इसलिए मैं करता था। अच्छा, बहुत अच्छा काम नहीं करता है। यही वो है जो ये सूक्ष्म जीव कर रहे हैं, और यही मृत बिल्ली के साथ हो रहा है। जो पदार्थ है, ये सूक्ष्म जीव इसे वापस धूल में ला रहे हैं। और जैसे जैसे बैक्टीरिया इस पदार्थ पर काम करते हैं, इसे नीचे लाते हैं, ये बदल जाता है। इसलिए जैसे जैसे बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं, हमें बदलाव मिलते हैं। अब ये दूसरे रूप में बदल जाता है, अब संहारक बन जाता है, और संहारक का नाम है यीस्ट फंगस। याद रखें कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं? हम जीवन चक्र बना रहे हैं। दूसरा वायरस यीस्ट फंगस है। उन्हें वायरस की तरह ही होस्ट की जरूरत होती है। यही विनाशक करते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है, सूक्ष्मजीव भी बदलते हैं। वे अब अंत्येष्टिकर्ता बन जाते हैं। अंत्येष्टिकर्ता क्या करते हैं? अंत्येष्टिकर्ता मृत चीजों को ले जाते हैं। उनका नाम क्या है? वो मोल्ड है, और मोल्ड चरण के कुछ समय बाद ही पदार्थ अब वापस धूल में बदल गया है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ जो बनाया है वो कार्बन चक्र है, या जीवन चक्र। और जीवन चक्र की अवस्थाएं कुछ भी नहीं बनाया गया है, और कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। ये बस अपना रूप बदलता है। यही कार्बन चक्र है। ये भगवान द्वारा डिजाइन किया गया है। ये सूक्ष्म जीव भगवान द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ग्रह पर उनकी भूमिका है, और उनकी भूमिका पदार्थ को वापस धूल में बदलना है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो ग्रह पर इतना कचरा होता, आप ग्रह पर नहीं रह पाते। ये जीवन का चक्र है, और यह समझने का एक अभिन्न अंग है। शरीर कैसे काम करता है? अब डॉक्टर, या वो वास्तव में एक रसायनज्ञ था जिसने रोगाणु सिद्धांत को प्रसिद्ध बनाया, वो लुई पास्टर है। और सभी लुई पास्टर सिरी से प्यार करते थे, क्योंकि लुई पास्टर ने कहा, तुम बेचारे, तुम बहुत बीमार हो। एक रोगाणु तुम्हारे ऊपर कूद पड़ा है और तुम्हें बीमार कर दिया है।
उस रोगाणु को मारने के लिए ये दवा लो, लेकिन यह वास्तव में उस सिद्धांत के तर्क को चुनौती देता है। एक और समकालीन था जिसका नाम एंटोनी बाउचॉन था और इस फ्रांसीसी ने कहा, अमेरिका और कार्यालय में होने वाली बीमारियां देखें, दो बिल्कुल अलग सिद्धांत, लेकिन कोई भी वास्तव में उस सिद्धांत को पसंद नहीं करता। बीमारियां मासूम कार्यालय में पैदा होती हैं। सभी को सिरी को परेशान करना पसंद था, सभी को सिरी को परेशान करना पसंद था, क्योंकि यह शरीर में क्या हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। ये जीन सिद्धांत की तरह है, जीन बीमारी का कारण बनते हैं। जो मेरे शरीर में क्या हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। मैं इसके लिए जीन को दोष दे रहा हूँ या मैं इसके लिए कीटाणुओं को दोष दे रहा हूँ। और 2020 में एक कीटाणु के कारण पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन आप जानते हैं एक वायरस बिना मेजबान के नहीं रह सकता। क्या आप जानते हैं कि वायरस बिना होस्ट के जीवित नहीं रह सकता? और यह क्यों है? यही हमें पूछना चाहिए। बैक्टीरिया क्यों है? यीस्ट, फंगस या वायरस क्यों है? मोल्ड क्यों है? और 2021 में सीडीसी के आंकड़े, इस वायरस से पीड़ित 98% लोग ठीक हो गए, इसलिए वास्तव में पूरी दुनिया को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो लोग ठीक हुए उनमें पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, यहाँ तक कि उसे वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा। और मैंने कई नर्सों से बात की है जो 2021-2022 में आईसीयू में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर पर जाते हैं वे मर जाते हैं, गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने इस महिला से कहा, आपकी माँ 50 वर्ष की हैं, वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो इतनी बुरी तरह से बीमार क्यों हुई। और मैंने जांच की। हमेशा जासूसी टोपी पहने कारण हमेशा एक कारण होता है। और जैसा कि मैंने जांच की, मुझे महिला के स्वस्थ रहने में कोई दोष नहीं मिला। फिर मैंने पाया कि घर में फफूंद है। आप देखते हैं कि फफूंद त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आप इसे सांस के साथ अंदर ले सकते हैं और आप इसे निगल सकते हैं या भोजन में जा सकते हैं। और यह यौन रूप से भी स्थानांतरित हो सकती है। और मैं यहाँ गया तो उसके शरीर में पहले से ही एक समस्या हो रही थी और इसने तराजू को झुका दिया। आपने उस तिनके के बारे में सुना है जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी, और ऐसा कई मामलों में हुआ। ये बस आखिरी तिनका था। लेकिन आइए एंटोनी बाउचॉन पर एक नज़र डालें और उन्होंने क्यों कहा बीमारियां मासूम कार्यालय में पैदा होती हैं। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन माइक्रोस्कोप से देखने में बिताया। 6 बार प्रोफेसर। हम में से अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंचेंगे 6 बार प्रोफेसर। यह आदमी वो अपनी बात जानता था और उसे एक दिन प्रयोग करते समय एक मृत बिल्ली मिली। एक मृत बिल्ली मिली जिसे उसने एक एयरटाइट कंटेनर में लपेटा। अब अगर बिल्ली सूख जाए तो क्या होगा? अब अगर बिल्ली झाड़ियों में सूख जाए तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। गोबर के भरिंग ऊपर आते हैं, फिर मक्खियाँ अपने अंडे देती हैं और कीड़े उसे खाना शुरू कर देते हैं। कूकाबुरा कुतरता है, कौवा कुतरता है, डिंगो हिरन कुतरता है, ये सभी गिद्ध हैं। क्या ये मैला धोने वाले नहीं हैं जो पदार्थ को वापस धूल में लाने में मदद करते हैं? लेकिन एंटोनी बुशन एयरटाइट कंटेनर, कोई गोबर भरिंग नहीं, कोई कीड़े नहीं, एयरटाइट कंटेनर। 4 महीने बाद उसने कंटेनर खोला और बिल्ली धूल में थी। तो बिल्ली को वापस धूल में लाने की वजह क्या थी? कोशिका क्षति का अंतिम परिणाम मृत्यु है। तो जब बिल्ली मर गई तो सूक्ष्मजीव जिन्होंने जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भागती हुई बिल्ली ने अपने कपड़े उतार दिए और रबर के दस्ताने और एप्रन पहन लिए और कचरा इकट्ठा करने वाले बन गए। सफाई करने वाली टीम पर्यावरण के रूप में बदल गया। पर्यावरण बदलने के साथ ही संहारक अंतिम संस्कार करने वाले लोग, जब तक कि बिल्ली वापस नहीं आ गई। धूल में उपदेशक अंतिम संस्कार में क्या कहता है? राख से राख, धूल से धूल। वो किस बात का जिक्र कर रहा है? वो इस तथ्य का जिक्र कर रहा है कि उस ताबूत में जल्द ही वो पदार्थ धूल में वापस आ जाएगा। ये जीवन का चक्र है। बहुत उत्साह और सुतली के साथ बोरशम ने धूल ली और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ये सूक्ष्म जीवों के साथ जीवित था। मृत बिल्ली से विज्ञान के मूल नियम को याद रखें। कुछ भी नहीं बनाया गया है,
कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, ये केवल बदलता है। और यही कारण है कि हमारे पास खाद के डिब्बे हैं। यहाँ मिस्टी माउंटेन में मेरे बगीचे में एक पौधा है। हमारे पास मिस्टी माउंटेन में 3 खाद के डिब्बे हैं। और हम रसोई से स्क्रैप डालते हैं, हम बगीचे से खरपतवार डालते हैं। हमें रसोई से स्क्रैप बारी बारी से डालना पसंद है और विशेष रूप से मकई के डंठल और ब्रोकोली के डंठल इसे थोड़ा और अधिक चिड़चिड़ा बनाए रखता है। और मैं मेरी मिट्टी में खाद में हमेशा दूसरी फसल लगाने से पहले खाद डालता हूँ। जब मैं खाद डालता हूँ तो मैं अपनी मिट्टी में क्या डाल रहा हूँ? मैं सूक्ष्मजीव डाल रहा हूँ, इसलिए मेरे घर में 3 खाद के डिब्बे हैं। वे लगभग 1 गज से 1 गज के हैं, हम इसे मीटर से 1 मीटर कहते हैं। एक मैं जोड़ रहा हूँ और दूसरा बैठा है, जीवन चक्र के सभी पदार्थों को वापस धूल में लाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरा खाद का डिब्बा, मुझे पता है कि यह तैयार है क्योंकि इसमें से टमाटर के पौधे निकल रहे हैं, कभी कभी कद्दू के पौधे निकल रहे हैं और मेरे पास खाद के डिब्बे में बैठे हुए मेरी एक तस्वीर है। अन्य 2 नहीं, वो जो वापस धूल में है और मैं सूंघ रहा हूँ और यह सुंदर धरती की तरह महक रहा है। यह मेरे बगीचे में जाने के लिए तैयार है और यह सूक्ष्मजीवों से भरा हुआ है। आइए सेब के जीवन का अनुसरण करें। ये सूक्ष्मजीव हैं जो फूल को विकसित करते हैं। ये सूक्ष्मजीव हैं जो सेब को विकसित करते हैं, लेकिन सेब खाने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत कड़वा है, इसे पकना है। सेब को वही सूक्ष्मजीव पकाते हैं। वे पर्यावरण के अनुसार भूमिकाएं बदलते हैं और फिर कोई सेब नहीं खाता। सेब का क्या होता है, यह उन्हीं सूक्ष्म जीवों की क्रिया के तहत सड़ता है। वे बस भूमिकाएं बदलते हैं। एंटोनी बुचोन ने एक और उदाहरण दिया। माँ मुर्गी 10 अंडों पर बैठी है, कोई आता है और अंडे को जोर से हिलाता है और अंडे को वापस माँ मुर्गी के नीचे रख देता है। मैं 2 हफ्ते बाद वापस आता हूँ। छोटी मुर्गियाँ बाहर आ रही हैं, वो अंडा कहाँ है जिसे उन्होंने हिलाया था? माँ मुर्गी ने बदबू के कारण इसे घोंसले से बाहर निकाल दिया है। बहुत बुरी गंध आती है। ये सब सामान है, न अंडे के अंदर क्या हुआ। यह एक सीलबंद इकाई है, वहाँ कुछ भी नहीं आया। जब मैंने इसे हिलाया तो यह एक सीलबंद इकाई है। मैंने बड़े पैमाने पर कोशिका क्षति का कारण बना सूक्ष्मजीव जो लिटिल चिकन के विकास का हिस्सा रहे होंगे, उन्हें अब भूमिकाएं बदलनी पड़ी। उन्होंने अब अपने कपड़े उतार दिए। मैं बोलने के लिए कहता हूँ। अपने रबर के दस्ताने और एप्रन पहन लिए और कचरा इकट्ठा करने वाले बन गए। फिर विनाशक से लेकर अंत्येष्टिकर्ता तक आखिरकार वो सड़ा हुआ अंडा धूल में बदल गया। ये जीवन का चक्र है और इसलिए अगर कभी कोई बैक्टीरिया, फंगस मोलर है तो हम पता लगाएंगे कि यह वहाँ क्यों है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसे स्कूटरी जाने के लिए कहा गया। स्कूटरी वो बंदरगाह है जहाँ क्रीमियन युद्ध के घायलों को ले जाया जा रहा था। अपराध में और युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी रूसियों से लड़ रहे थे। ये काला सागर है, पुरुष डालेंगे, घायलों को नावों में डालकर स्कूटरी ले जाया जाएगा। एक युद्ध संवाददाता वहां गया और पाया कि उस अस्पताल में आने वाले 50% युवा मर रहे थे क्योंकि वहां गंदगी थी, गलियारों में कच्चा माल। और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फ्लोरेंस से वहां जाने को कहा और देखें कि वो क्या कर सकती है। और वो एक महिला थी, वो अपनी सीमाओं को जानती थी। और डॉक्टर ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, यह पुरुषों का मामला है, वे उसे अंदर भी नहीं आने देंगे। इसलिए वो रसोई में गई और वहाँ गंदगी थी, इसलिए उसने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। कहा कि हमें एक सैनिटरी आयोग की ज़रूरत है जो आकर स्थिति का आकलन करे। और उन्होंने यही पाया, अस्पताल दलदल में बनाया गया था। और यह पूर्व सेना तुर्की बैरेट्स था, यह मूल रूप से अस्पताल के रूप में भी नहीं बनाया गया था। और उन्हें दलदल में एक मरा हुआ घोड़ा मिला और पुरुष उस दलदल से पानी पी रहे थे। दलदल में एक और मरा हुआ कुत्ता। मैं हैरान हूँ कि मौत दर 80% नहीं थी। मानव शरीर जो कुछ भी सहता है वो अविश्वसनीय नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने जल निकासी शुरू कर दी। उन्होंने अस्पताल में जल निकासी शुरू कर दी।
इसलिए गलियारों में कोई और कच्चा सीवेज नहीं था, पानी को उबालना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस श्नेडिंगर को आखिरकार अंदर आने की अनुमति दी गई, क्योंकि घायलों का एक और जहाज आया। 14 घायलों का अस्पताल पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और उसने सफाई और स्क्रबिंग शुरू कर दी। 2 महीने के भीतर मृत्यु दर 50% से 2% हो गई जब वो इंग्लैंड वापस गई। 14 महीने बाद सोचो, महारानी विक्टोरिया, प्रिंस एल्बर्ट उसका स्वागत करने के लिए वहां थे। बड़ी स्वागत पार्टी। ओह, वे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कितना प्यार करते हैं। वो उनके युवा पुरुषों की जान बचा रही थी और जब उसने स्वागत पार्टी देखी, उसने अपना नाम बदलकर मैरी स्मिथ रख लिया, पीछे के गैंगप्लैंक से नीचे उतरी और घर चली गई। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैं कोई नहीं हूँ हीरोइन। उसने कहा कि मैंने सिर्फ स्वच्छता बढ़ाई है, स्वच्छता और पोषण। स्वच्छता मिली शरीर को साफ रखने के लिए। स्वच्छता क्या है? घर को साफ रखने के लिए स्वच्छता और पोषण। आप पोषण के बिना ठीक नहीं हो सकते। यह 1850 की बात है। 1854 में वो पहली बार वहां गई। उसे पता था कि कीटाणु बीमारी का कारण नहीं बनते, और जब उसने लुई पास्टर के सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि कीटाणु बीमारी का कारण बनते हैं, तो उसने कहा कि यह एक बहुत ही अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति का सिद्धांत है, और जो कोई भी इस पर विश्वास करता है वह भी उतना ही अस्थिर है, क्योंकि कीटाणु बीमारी का कारण नहीं बनते, वे अनुपयोगी परिस्थितियों का परिणाम हैं। ये सूक्ष्म जीव ग्रह पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप मिट्टी में इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। वे खनिजों के अंतिम विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। वे मिट्टी से खनिजों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं, और पौधे में ये सूक्ष्म जीव पौधे को किसी भी हानिकारक रोगजनकों से बचाते हैं जो मिट्टी में हो सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधे को पोषण देते हैं, और पौधे को पता है कि उसे इसकी जरूरत है। वे सूक्ष्मजीव इसलिए प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले ईंधन का 50% सूक्ष्मजीवों को खिलाने के लिए जड़ों में वापस भेज देते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे पौधा कह रहा हो कि कृपया रुकिए, हम आपको अच्छा खिलाएंगे। इसलिए जैविक रूप से उगाए गए फलों और सब्जियों में मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों की वजह से खनिज की मात्रा कहीं ज्यादा होती है, और हर बार जब आप मिट्टी में खाद डालते हैं तो आप मिट्टी में ज्यादा सूक्ष्मजीव डाल रहे होते हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहना चाहिए। जठरांत संबंधी मार्ग को अस्तर करना। एक विला जो बिल्कुल पौधे की जड़ों जैसा दिखता है। वे माइक्रोबायोम कहलाने वाले स्वस्थ या मित्रवत बैक्टीरिया से पंक्तिबद्ध होते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोप्लास बिफिलस बैक्टीरिया, और वे पंक्तिबद्ध होते हैं। वे विएलाई को उसी से पंक्तिबद्ध करते हैं। क्या आप मेरे लिए इसे खींच सकते हैं? हाथ अभी तक मजबूत नहीं है, धन्यवाद। इसके साथ पंक्तिबद्ध इन सूक्ष्मजीवों और आंत में मौजूद इन बैक्टीरिया के साथ, वे हमारे भोजन के अंतिम विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। वे अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं। आंत से निकलकर रक्त में वे हानिकारक रोगाणुओं से रक्त की रक्षा करते हैं। वे जठरांत संबंधी मार्ग में स्थित कोशिकाओं को पोषण देते हैं। धन्यवाद। क्या आप ये समझने लगे हैं कि ये सूक्ष्मजीव हमारे दुश्मन नहीं हैं? वे न केवल पृथ्वी ग्रह पर जीवन का अभिन्न अंग हैं, बल्कि मानव शरीर में भी हैं। मानव शरीर को खुद को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें बस ये जानना है कि यह कैसे काम करता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि शरीर कैसे काम करता है तो हम उसके साथ काम करके ये पता लगा सकते हैं कि शरीर क्या कर सकता है, और जब हम उसे शरीर में उपचार लाने देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं अब सभी को आराम देने जा रहा हूँ। हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हम सूक्ष्म जीवों के अपने अध्ययन में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद स्वास्थ्य स्टोव अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें। बाबरा के साथ लिविंग स्प्रिंग रिट्रीट प्रस्तुत किया गया। लिविंग स्प्रिंग्स रिट्रीट समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने और प्राकृतिक स्वास्थ्य सिद्धांतों को अपनाने के लिए आपका अंतिम गंतव्य है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम शरीर के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं और सीखते हैं कि इसे इष्टतम कल्याण की स्थिति में कैसे वापस लाया जाए। हमारे 1 सप्ताह के डिटॉक्स लाइफस्टाइल प्रोग्राम, वर्चुअल वेलनेस प्रोग्राम और कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन अफोर्डेबल प्रोग्राम CHEAP के माध्यम से हम हृदय रोग, मधुमेह,
उच्च रक्तचाप, मोटापा और अन्य जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अपने कल्याण लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए हर्बल तैयारियों, स्वास्थ्य उत्पादों और संसाधनों के क्यूरेटेड चयन के लिए हमारी ऑनलाइन शॉप का पता लगाएं। साथ मिलकर आइए प्रकृति की शक्ति को अनलॉक करें और जीवन स्वास्थ्य के मार्ग पर चलें। यह वीडियो द 10th of September को होगा और यह फेसबुक पर हमारे VIP समूह के लिए है।